राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक शराबी पति की कहानी। और शराबी पति ने अपनी पत्नी से क्या कहा था। अंत में जाकर जब शराबी पति को अकल आई तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु काफ़ी समय पहले हो चुकी थी। परिवार में उसके 2 बेटे, 2 बहुएं और एक छोटी बेटी थी। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और दोनों अपनी गृहस्थी में सेट हो चुके थे। छोटा बेटा आर्मी में था और वह अपनी पत्नी को अपने साथ ले गया था। बड़ा बेटा और उसकी पत्नी दोनों बुढ़िया के साथ उसके गांव में ही रहते थे और दोनों अपनी अपनी गृहस्थी अच्छे से चला रहे थे। लड़की की शादी भी अभी तय हो चुकी थी। जो बुढ़िया थी उसका नाम रंजना था। रंजना अपनी बेटी की शादी जल्दी कर देना चाहती थी क्योंकि उसकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। उसे डर था कि कहीं उसे कुछ हो गया तो उसकी बेटी का क्या होगा। वैसे तो उसके दोनों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो भाभियां थीं वह कुछ अलग ही मिजाज की थीं। राखी जो बेटी का नाम था, बुढ़िया की जो बेटी थी उसका नाम राखी था। वह अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर एक सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी। वह पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आती थी और देखने में भी बहुत सुंदर थी। उसकी तैयारियां घर में शुरू हो गई थीं और जो बुढ़िया होती है वह अपनी बेटी को देखते ही शिकायती तौर पर कहती है, राखी ये क्या है बिटिया, तू अब तक किताबों में घुसी हुई है। शाम के 5 बज चुके हैं। तुझे पता है ना, आज तुम्हारी हल्दी की रस्म है। मोहल्ले की औरतें भी आने लगी हैं और तुम्हें देखकर क्या कहेंगी कि दुल्हन के चेहरे पर तो चमक ही नहीं है। राखी अपनी माँ की ओर सवालों भरी नज़रों से देखते हुए कहने लगी, माँ आपको मोहल्ले की औरतों की पड़ी हुई है, अपनी बेटी की तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। कितनी बार मैं बोलूं आपसे, मुझे अभी पढ़ना है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है। माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। और माँ वह लड़का जिसके साथ आप लोगों ने मेरी शादी तय की है वह 1 नंबर का नशेड़ी है। अपने पिता की दौलत पर ऐश करने वाला एक बिगड़ा हुआ अमीर बाप का बेटा है। वो क्या मुझे खुश रखेगा जिसके खुद के कोई संस्कार नहीं है, खुद का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ऊपर से इतने सारे ऐब हैं। तभी राखी की भाभी तिलमिलाते हुए कमरे में दाखिल हुई और ये कहने लगी, ये सब कोरी बातें हैं। मैंने यूं ही इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं भरी है। मैंने सोच समझ कर यह फैसला लिया है। तुम बेकार की फिजूल की बातें मत सोचा करो। मैं तो यह उलूल जुलूल बातें सोचकर घबरा रही हो। अकेला लड़का है, थोड़ा लाडला ही है, जब ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी तो संभल जाएगा। ना देवरानी है ना जेठानी है, तुम खुद घर की मुखिया रहोगी। क्या करना है क्या नहीं खुद घर की मालकिन रहोगी। अब आगे जवान मत चलाना, मैं अपनी जवान दे चुकी हूँ। माँ बाप को तो आजकल के बच्चे समझते ही कुछ नहीं है। लड़का राखी की भाभी की रिश्तेदारी में पड़ता था और भाभी ने ही यह रिश्ता तय कराया था। राखी को भाभी की बातों का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसने अपनी भाभी के व्यवहार का पता था कि जिसके मन कड़वे नीम की पत्ती जैसा कड़वा हो वह शहद कैसे बांटेगी। लेकिन उसकी माँ तो उसकी अपनी है, तो फिर क्यों नहीं उसे समझाऊं। यही सोचकर राखी अपनी माँ को एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, अब भी वक्त है माँ, मेरे जीवन में अंधेरा मत करो, मुझे यूं ही अंधेरे कुएं में मत फेंको। मैं पढ़ लिख कर जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तो इससे भी अच्छे रिश्ते आएंगे मेरे लिए। माँ मुझे पता है, माँ कहने लगी, मुझे पता है बिटिया, इसमें कोई शक नहीं है कि तू कामयाब नहीं होगी, तू कामयाब जरूर होगी, लेकिन आगे किसने देखा है। राखी मन ही मन बुदबुदाते हुए
कहने लगी, अगर नीरज भैया जो राखी का छोटा भाई था वह यहाँ होता तो वह कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं होने देता। वह मेरे मन की तकलीफ को जरूर समझता, लेकिन क्या करे किस्मत, शायद आप लोगों पर मेहरबान है, तभी तो नीरज भैया को छुट्टी नहीं मिली। राखी अपने आप को बहुत ही मजबूर महसूस करती है और तकियों में मुंह छिपाकर रोने लगती है। राखी की भाभी राखी की भाभी कहती है, तुम फिर रोना शुरू हो गई। कितनी बार बोला है ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। रईस खानदान में रिश्ता हुआ है तुम्हारा, लड़का इकलौता है, 50 किले का मालिक है, तू राज करेगी राज। तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है, आराम से बैठकर खाना और क्या चाहिए। राखी कहने लगी, भाभी आप नहीं समझोगी, बात यहाँ नौकरी की नहीं है, बात तो अपने स्वाभिमान की है। भले ही मैं राज करूं, पर जीऊंगी तो दूसरे के सहारे पर ही, मेरा अपना कुछ नहीं होगा। माँ कहने लगी, इसमें क्या बुराई है, मैंने भी तो पूरी जिंदगी तेरे पापा के सहारे काटी है बेटा, कोई परेशानी नहीं हुई मुझे, फिर तुझे क्यों होगी। राखी कहने लगी, माँ पहले जमाने की बात और थी। लेकिन माँ कहने लगी, पहले लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाते थे, मैंने खुद देखा है। माँ आप क्या समझोगे, पहले ज़माने में लड़कियों को कहाँ इतना पढ़ाते थे, तो आप जैसी औरतों को पढ़ाई से जुड़े कोई भी काम दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन मैं तो पढ़ना चाहती हूँ। क्या मैंने पढ़ाई में अव्वल इसलिए आई हूँ कि जाकर मैं अपने सर्टिफिकेट रद्दी के भाव बेच दूँ। आज तक मैंने जितने भी मेडल और सर्टिफिकेट जीते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है और इन्हें मैं रद्दी के भाव बेच दूँ और उस नशेड़ी के साथ मेरा विवाह हो जाए, बस यही। उसकी भाभी एकदम चिल्ला कर कहती है, इसमें क्या बुराई है, अमीर घर का लड़का है, कोई एक आध बार ले लेता होगा एक आध घूंट। राखी कहने लगी, नहीं भाभी, उसे मैंने आपे से बाहर देखा है। कनक जो राखी की सहेली थी, उसकी बारात में वह घूम रहा था नशे में और उसे चोट भी बहुत लगी थी और उलूल जुलूल बक भी रहा था। कमल जो राखी का होने वाला पति था, जो उसकी सहेली का पति था, ने राखी को उसकी सहेली की शादी में देखा था। जो कमल था, जिससे राखी के होने वाले पति का दोस्त था, और वह इस बारात में आया था। जब कमल ने राखी को देखा तो उसके रूप पर वह मोहित हो गया था और उससे शादी के सपने संजो बैठा। फिर क्या था, उसने अपने पिता से जिद की और राखी से शादी के लिए अपने माता पिता को मना लिया। और एक दिन कमल के पिता राखी के घर आए और विवाह की तारीखें और पक्की कर कर चले गए। इतने अमीर घर का रिश्ता पाकर माँ बहुत खुश हुई, जबकि राखी बहुत नाराज थी क्योंकि वह कमल का रूप देख चुकी थी। उसकी भाभी शादी विवाह में कौन नहीं लेता। उसकी भाभी उससे कहने लगी, शादी विवाह पार्टी वगैरह में तो थोड़ी बहुत सब लेते हैं, तुम बेकार में व्यर्थ घबरा रही हो। थोड़ा सा क्रोध में होकर राखी बोली, भाभी माँ यही तो विनाश की जड़ है, यहीं से तो विनाश की शुरुआत होती है। पीने वाला कब चूकता है, हर रोज नए नए बहाने बनाकर, कभी शादी की खुशी बताकर पीता है, कभी किसी त्योहार की आड़ लेता है, कभी तखान का बहाना बनाता है, तो हर रोज नए नए बहाने बनाएगा, अपनी नई नई तैयारियों के साथ पीता है। शुरुआत एक घूंट से होती है, बाद में यह कई घूंट कई बोतलों की जगह कब ले लेता है पता नहीं चलता। फिर तो पीने वालों की कई कई बोतलें एक घूंट के बराबर ही लगती हैं। पहले इंसान नशे को पीता है, फिर धीरे धीरे नशा इंसान को पीने लगता है। माँ कहने लगी, बेटी समझो, तुम जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा, तुम तो पढ़ी लिखी हो, हर काम समझदारी से करती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम वहाँ जाकर सब ठीक कर लोगे। माँ की बातों को घुमाते हुए बात बदलने की कोशिश उसकी माँ करने लगी। माँ, राखी ने कहा, मैं तेरे भैया से बोलूँगी। माँ ने राखी से कहा कि मैं तेरे भैया से बोलूँगी कि तेरे ससुराल वालों से तेरे आगे की पढ़ाई जारी रखने की इजाज़त ले ले। अब तो खुश। राखी ने हल्की सी तिरछी सी नज़र से हंसी और कहने लगी,
हंसी के साथ ही बोली, देखा माँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और आप मेरे ससुराल वालों से मेरी पढ़ाई के लिए इजाज़त मांगने की बात कर रही हो। जब शादी से पहले ही आप सब मेरे लिए कोई फैसला नहीं ले सकते तो शादी के बाद ही क्या उम्मीद रखूं। तब माँ ने कहा, अपना जी मत जला मेरी लाडो, ये तो हमेशा से चलता आया है, अब कौन सी नई रीत लगी है, ये तो हमेशा से होता आया है, तू कौन सा नई रीत बदल देगी। अच्छा अब जल्दी कर, कपड़े बदल कर नीचे आ जा, मोहल्ले की औरतें आनी शुरू हो गई हैं। रंजना और उसकी जो भाभी है, दोनों सास बहू नीचे उतर आती हैं और दोनों घर आई औरतों का स्वागत करने लगती हैं। पीछे से राखी भी अपने मेडल और सर्टिफिकेटों को संभाल कर एक ब्रीफ केस में रख रही थी और साथ साथ समाज के दायरे से लिपटी हुई बेबस आंसुओं को टिका कर उन पर लगा रही थी। जो रो रही थी तो उनके आंसू जो उस पर टपक रहे थे। थोड़ी देर बाद खुद को संभालती हुई राखी भी पीले रंग का सूट पहनकर नीचे उतर आई। राखी हर एक कदम ऐसे रख रही थी जैसे वह कदमों को जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रही हो। एक लकड़ी के फट्टे पर राखी को बैठाकर मोहल्ले की औरतों ने हल्दी की रस्म शुरू कर दी। राखी खामोश अपने मन में हजारों सवाल लिए अपनी माँ के इशारे द्वारा बताए जाने पर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखकर पूरे खेल का ना चाहते हुए भी हिस्सा बनती जा रही थी। मरती क्या ना करती, समाज की खोखली सोच के आगे किसकी चली है। चेहरे पर भले ही माँ के लिए झूठी मुस्कुराहट थी, पर अंदर से उसका मन दहाड़ मार मार कर रो रहा था। पर मन की आवाज़ किसी के कानों तक कहाँ पहुँचती है, वो तो कोई मन का हाल समझने वाला ही सुन सकता है। सारी रस्में पूरी होने के बाद राखी अपने कमरे में जाकर फिर से अपनी किताबों की दुनिया में गुम हो गई। 3 दिन तक रस्मों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और राखी ना चाहते हुए भी उन रस्मों का हिस्सा बनती गई। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन के बाद राखी की जिंदगी जो नए चैप्टर से शुरू होने वाली थी। चारों तरफ शादी का जश्न जोर शोर से चल रहा था। कहीं पर बारात के स्वागत की तैयारियां थी, कहीं पर लड़कियों का नाच गाना हो रहा था। अलग अलग फूलों की खुशबू, अलग अलग प्रकार की मिठाइयों की खुशबू से पूरा घर आंगन महक रहा था। पर इन सब बातों से अनजान दुल्हन के जोड़े में सजी राखी अपने सपनों की उजड़ी दुनिया का शोक मना रही थी। शादी की रस्में शुरू हो गईं और साथ साथ राखी के आगे का जीवन भी उस अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए वचनों के साथ बंधन में बंध गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पर काट कर किसी पिंजरे में कैद कर दिया हो। उसके जीवन पर रोशनी का शासन खत्म और अंधेरे का शासन शुरू हो गया हो। अपनी किस्मत को स्वीकार कर राखी अपने सपनों को, जिसमें उसने राखी ने अपने मेडल और सर्टिफिकेट रखे थे, उस अटैची को उठाकर विदाई के लिए चल पड़ी। माँ ने अपनी लाडली बेटी को गले लगाते हुए उसका माथा चूमते हुए कहा, मेरी लाडो, मुझे माफ़ करना। हर माँ बाप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं और मैं भी तो तुझे सुखी देखना चाहती हूँ। जिस गरीबी में तू पली बड़ी है, मैं नहीं चाहती कि आगे जाकर तुझे उसी गरीबी का सामना करना पड़े। इसलिए मैंने तेरे लिए यह फैसला लिया है। पर राखी के आंखों में आंसू नहीं थे और ना ही मुंह में उसके जवान थी। वह एकदम बुत बनकर माँ के सामने खड़ी रही, मानो कोई पत्थर की मूरत खड़ी हो, क्योंकि जितने आंसू से बहाने थे वह बहा चुकी थी, जितना उसको बोलना था वह बोल चुकी थी। अब आंसू बहाने और बोलने से अपना कोई फायदा उसको नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह चुपचाप उस रास्ते पर चल पड़ी जहां उसकी किस्मत उसको ले जा रही थी। एकाएक पीछे से भाभी ने उसका संदूक उसके हाथ से खींच लिया। अरे, इसे कहाँ लेकर जा रही हो? इसे यहीं पर रख जाओ। राखी एकदम से तेज आवाज में बोली, जिन सपनों को आप लोगों ने मार दिया, अब कम से कम उन सपनों की अस्थियां और राख तो मुझे अपने पास रखने दो। सुमित, जो राखी का बड़ा भाई था,
अपनी पत्नी से थोड़े तीखी सी नज़र गढ़ाते हुए बोला, ले जाने दो, तुझे क्या करना है इस रद्दी का। राखी मन ही मन जिस भाई को अपनी बहन की मेहनत रद्दी लगती है, वह क्या मेरे सपनों को समझेगा। राखी सबसे मुंह मोड़कर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। निश्चित तिथि के हिसाब से शादी हो गई। राखी विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल वालों ने उसका स्वागत अमेरिकी धाक दिखाते हुए किया। कमल के माता पिता, एक छोटी बहन और चाची ताई सब राखी के सामने कमल की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। उन सब की बातों से राखी को साफ पता चल रहा था कि बेफिजूल के माँ के लाड प्यार से और पिता की लापरवाही से कमल को इतनी छूट मिली हुई है। कमल और राखी की खुशबूदार रंग बिरंगे फूलों से सुहागरात की सेज सजाई गई। पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। खुशबू से महकता कमरा थोड़ी देर में सिगरेट के धुएं और शराब की बदबू में तब्दील हो गया। राखी के मन में उठती खुशी की लहरों ने ज्वार भाटा का रूप ले लिया। कमल अपने लड़खड़ाते कदमों से राखी की ओर लपका। अपनी शादी की पहली रात को ही कमल को नशे में देखकर राखी मन ही मन जल भुन गई। कमल के मुंह से बदबू का गुबार उठ रहा था। अपनी हकलाती जुबान से कमल ने कहा, देखा राखी, मैंने तुझे पा ही लिया। राखी कहने लगी, वो तो बात ठीक है, पर ये शराब क्यों। कमल कहने लगा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, जो राखी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह बोला, तुम्हें पाने की खुशी में दोस्तों ने पार्टी मांगी थी और मुझे भी पिला दी। ऐसे कहते कहते वह अचेत होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। राखी पूरी रात अपने भाग्य को कोसती हुई एक कोने में पड़ी रही। राखी के हाथों की मेहंदी भी छूट गई थी। शादी की सारी खुशियां पुरानी हो गई थी। राखी की खूबसूरती भी अब झक मारकर हार गई। उसकी हर तरह की समझदारी के अस्त्र शस्त्र सब निष्क्रिय हो गए। पर कमल ने पीना नहीं छोड़ा। शादी के 1 वर्ष बीत जाने के बाद राखी ने अपने ही जैसी सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। राखी को अपने जीने का सहारा मिल गया। राखी ने सोचा शायद अब कमल अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा, मगर सब बेकार। अब तो कमल के नशे की हद ही हो चली थी। शराब की तो क्या कहें, अब तो वह अफीम, भांग, धतूरे सबसे नशा करने लगा। घातक स्मैक और उससे भी आगे जा पहुंचा था। ड्रग्स तक लेने लगा था। उसे हर नशा करके देखने की एक सनक सी लग गई थी। वह इस लत में नशे की लत जो है उसकी बदलती गई। इन जहरों का असर उसके दिमाग को हरदम सुन रखने लगा। केवल नशे में ही रहकर जीवन जीना उसकी नियति बन गई। वह पीट पिटाकर और फूट फुटाकर ही रोज घर आता। कभी कोई उसको पीट देता, कभी कोई कहीं से उसकी रोज नई नई लड़ाइयों की शिकायतें आने लगीं। भावुक और संवेदनशील राखी के लिए यह स्थिति असहनीय हो जा रही थी। उसकी सहन शक्ति की इंतहा हो गई। जब कमल ने अपने पिता पर ही हाथ उठा डाला। वैसे भी ससुराल में बहू का साथ तब तक देता ही कौन है। सब कहते हैं बहू में ही कोई कमी होगी, इसलिए बेटा ऐसा व्यवहार कर रहा है। और जब एक दिन नशे की हालत में कमल ने अपने पिता पर हाथ उठा दिया, तब जाकर उनको कुछ समझ आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जब उन पर खुद पर पड़ने लगी तो उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। एक दिन राखी ने हिम्मत करके कमल के हाथ से बोतल छीनकर उसके नशा करने पर विरोध जताया। कमल की आंखों में तो खून उतर आया। वह वहसी दरिंदे की तरह आपा खो बैठा और कूद कर राखी की छाती पर चढ़कर बैठ गया और जोर से उसके जबड़ों को भींचकर और उसके हाथों से दोनों अपने हाथों को जबड़ों अपना मुंह मतलब गुस्से में बहुत ही तिलमिला रहा था और दोनों हाथों से वह राखी की गर्दन दबाने लगा। कमल के पिता को राखी की चीख सुनाई दी। कमल की यह वहसीपन देखकर वह सहम गए। आमतौर पर वह चुप्पी बैठे रहते थे। छोटी मोटी घटनाएं तो हर रोज होती रहती थी, परंतु आज छोटी घटनाओं ने महाभारत का रूप ले लिया था। कमल के पिता ने सोचा आज चुप रहने से कोई फायदा नहीं होगा। वह अपने हाथ में छड़ी लेकर कमल की ओर दौड़े और क्रोध में चिल्लाया, निकम्मे, क्या बहू को मार ही डालेगा।
नीच पापी, छोड़ इसे। उसने कमल का हाथ पकड़ लिया। कमल ने अपना हाथ छुड़ाया और अपने बूढ़े पिता को धक्का दे दिया। फिर वह राखी पर झपटा। यह देखकर कमल के पिता ने राखी को बचाने के लिए कमल की ओर अपनी छड़ी घुमाई और उसने अपनी छड़ी कमल पर दे मारी। फिर क्या था, कमल के तन बदन में तो जैसे आग लग गई। उसने राखी को छोड़ा और अपने पिता की ओर दौड़ा। उसने घुमाकर एक थप्पड़ अपने बूढ़े पिता के मुंह पर जड़ दिया। बूढ़े पिता को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। वह तो अंदर तक हिल गया। अब क्या बच गया था? उसकी आंखें रोई नहीं, बल्कि बेटे की जल्लादी पर पथरा गई थी। क्या वह वही बेटा है जिसके होने पर उसने थाली को जब तक बजाया था कि थाली को उसने फोड़ न डाला हो? फिर वह लड़खड़ाते कदमों से अपनी चारपाई पर जाकर बैठ गया। लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। बेटे की बाप पर ऐसी क्रूरता देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली। आज सब लोगों ने कमल को बहुत बुरा कहा, बहुत कुछ सुनाया। यह सुनकर कमल घर से निकल गया। इस हादसे ने कमल के पिता का दिमाग सुन्न कर दिया। उसकी चेतना ने निश्चय किया कि ऐसा जीवन मौत से भी बदतर है। अपने बेटे के हाथ से हुई बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह मौत को अपने गले लगाने की सोचने लगा, लेकिन राखी ने उसको ऐसा करने से रोक लिया और समझाया, पिताजी, अगर आप सब शुरू में ही मेरा साथ देते तो शायद कमल आज इतना हद से बाहर नहीं जाता। और मौत कोई इस समस्या का हल नहीं है। आप जिंदा रहकर और मुझे भी जिंदा रखकर समय का इंतजार करो, जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मरने से ही सब सही हो जाता तो मैं कब की मर जाती। अगर इन सब में मेरी बेटी का क्या कसूर है? उसके पिता का प्यार तो उसके नसीब में नहीं है। क्या मैं माँ का प्यार भी उससे छीन लूँ? औरत ना मर सकती है और ना ही जी सकती है। अगर कोई आदमी आत्महत्या करता है तो समाज औरत को ही दोषी मानता है कि अलग अलग प्रकार की धारणाएं मन में बना लेता है। जरूर औरत का चरित्र ठीक नहीं होगा, इसलिए पति ने फांसी लगा ली, इसलिए पति ने आत्महत्या कर ली, और औरत को ही सब दोष देने लगते हैं कि यह औरत कैसी है, क्या हुआ होगा। जरूर छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं। जरूर इसमें खुद में कोई कमी होगी, तभी तो पति ने कोई कदम उठाया है। औरत या आदमी, दोनों में से किसी को भी कितनी परेशानी आ जाए, पिताजी, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में इतनी बड़ी कोई परेशानी नहीं है जिसकी कीमत जान देकर चुकाई जाए। कमल झगड़े के बाद के 3 दिनों तक लगातार बिना खाए पिए केवल शराब पीता रहा। चौथे दिन किसी ने आकर बताया, कमल सड़क पर पड़ा है और खून की उल्टियां कर रहा है। राखी के तलवे के नीचे से जमीन सरक गई। जिस अनहोनी का डर था वही हो गई। वह दौड़ती हाँफती कमल के पास गई, उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले आई। जब तक घर वाले भी अस्पताल पहुंच गए, डॉक्टर ने कमल की जांच पड़ताल की और उसके कुछ टेस्ट कराए तो डॉक्टर ने बताया कि अब बहुत देर हो चुकी है। मरीज के सारे फेफड़े पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मौत को सामने देखकर कमल घबरा गया। आज कमल खुद अपने ही खोदे हुए कुएं में गिर चुका था। आखिरी वक्त में उसके पूरे जीवन की यादें ताजा हो गईं। उसे याद आया कैसे उसने अपने पियक्कड़ दोस्तों की बुरी संगत में फंसकर अपना और अपने माता पिता और अपनी सुंदर सुशील पत्नी का जीवन बर्बाद कर दिया। आज उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, मगर अब क्या फायदा, जीवन तो खत्म हो रहा था। फिर भी उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राखी और अपने माता पिता से हाथ जोड़कर अपने द्वारा किए गए हर जुल्म की माफ़ी मांगी। उसने राखी से कहा, राखी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। राखी अपना सारा पुराना क्रोध शांत हो गया। वह तो कमल के सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। कमल ने कहा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ राखी। राखी ने कहा, नहीं नहीं, विनती नहीं, यह तो आपका अधिकार है। वह कांपते हाथों से हाथ जोड़कर बोला, राखी, नशे में पड़कर मैंने तुम पर जीवन भर जुल्म किए हैं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे मरने के बाद तुम फिर से अपना घर बसा लेना, तुम दूसरी शादी कर लेना। मुझ जैसे पापी को कभी याद मत रखना। राखी रोते रोते कहने लगी, तुम्हारे बिना मेरा घर कैसे बस सकता है। कमल टूटती सांसों को समेटते हुए कहा, नहीं नहीं, जो मैंने आज तक उजाड़ कर रखा था
वह मेरे मरने के बाद ही बसेगा। मुझसे वादा करो, मुझे वचन दो, तुम मेरा आखिरी कहना मानोगी। राखी बोली, हाँ हाँ। मुझ बेचारी उसका मन रखने के लिए कहने लगी। राखी ने कमल के हाथों को हाथ में रखकर धीमी आवाज में कहा, हाँ कमल। तभी कमल के प्राण पखेरु उड़ गए। अब कमल को गुजरे हुए 2 साल बीत गए हैं। कमल को 2 साल बीत गए। राखी और कमल की बेटी रिद्धिमा अब पूरे 6 साल की हो गई है। राखी अपना हर पल अपनी बेटी को सीने से लगाकर काट रही है। अब उसका जीने का सहारा उसकी बेटी ही थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से एक पल के लिए भी दूर नहीं होती, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राखी के माँ और भाई उसकी ससुराल आए। राखी ने सोचा शायद बेटी के दुख में हालचाल जानने के लिए आए होंगे, इसलिए राखी ने अच्छी तरह से अपने माँ और भाइयों से मिली, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं अंदर से दुखी हूँ। पर बात तो कुछ और ही थी। उन्होंने राखी के ससुर ने, जो राखी का ससुर था, उन्होंने राखी के माता और भाइयों को बुलाया था। माँ ने कहा, राखी अब वक्त आ गया है कुछ फैसला लेने का। राखी का भाई ने कहा, हाँ हाँ, हम सब भी यही चाहते हैं जो आप चाहते हो। उसका ससुर कहने लगा, तो फैसला ले लिया जाए। तब राखी कहने लगी, कौन सा फैसला? आप सब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राखी ने बड़ी हैरानी से कहा। तो कमल के पिता ने कहा, जो राखी के ससुर थे, कहा, बेटा, जो वायदा मेरा बेटा मरते वक्त तुमसे और मुझसे करके गया है, अब हम उस वायदे को निभाने का फैसला कर रहे हैं। अब हम तुम्हारी दूसरी शादी करना चाहते हैं। राखी, यह क्या आप क्या कह रहे हैं पिताजी? इस घर से आप सबसे दूर मैं नहीं जाना चाहती। माना कि पहले मुझे इस घर में रहने से तकलीफ थी, मेरे मतलब तकलीफ थी कि कोई लोग सही बातें नहीं मानते थे, पर अब तो बात ही कुछ और है। और अब मुझे दूसरी शादी की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मेरी बेटी है, मेरे जीने का सहारा है। अगर मुझे सुख मिलता तो मेरी पहली शादी से ही मुझे सुख मिल जाता। राखी के ससुर बोले, बेटा, जब तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी तब तुम क्या करोगी? हमारा क्या भरोसा, हम कब तक हैं, कब तक जीवित रहें। जो गलती हम सब ने पहले की थी, अब हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। जवानी और बुढ़ापा अकेले नहीं कटता, सहारे की जरूरत पड़ती है। राखी की माँ भी अपनी बेटी को समझाने लगी, बेटी, जवानी और बुढ़ापे में सहारा बहुत जरूरी है। राखी ने कहा, माँ, आज मैं अपने पैरों पर खड़ी होती तो मुझे मर्द नाम की बैसाखी की आज जरूरत नहीं पड़ती। राखी की माँ कहने लगी, ना बेटा, मर्द नाम की बैसाखी की जरूरत तो पड़ती है। बचपन में पिता भाई, जवानी में और पति की बचपन में पिता और भाई की, जवानी में पति के और बुढ़ापे में बेटे की। राखी, अगर ये तीनों ही किसी की किस्मत में ना हो तो क्या उस लड़की या औरत को समाज में अपनी मर्जी से जीने का कोई अधिकार होता है? लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और जीने में उन्हें कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, यह तो वही जानती हैं। राखी के भाई, माँ, सास, ससुर ने उसे हर प्रकार से दलीलें देकर समझाने की कोशिश की, मगर वह नहीं मानी। तब राखी के ससुर ने इस फैसले को कमल की आखिरी इच्छा का वास्ता देकर राखी को मना लिया। राखी ने सिर्फ कमल की इच्छा पूरी करने के लिए हामी तो भर ली, मगर अंदर ही अंदर उसका कलेजा फटा जा रहा था। कुछ दिन बाद राखी के भाई ने अपने ही साथ फौज में तैनात एक फौजी दोस्त से राखी के रिश्ते की बात पक्की कर दी। उसके माता पिता और बहन बहनोई एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। उसका एक भांजा था जो अब उसके साथ ही रह रहा था। राखी का भाई राखी को अपने घर से विदा कराना चाहता था, इसलिए वह उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया। शादी से पहले राखी के ससुर ने राखी से ऐसा कुछ मांग लिया जिससे राखी की पूरी जिंदगी बिखर गई। उसके दिल के हजारों टुकड़े हो गए। उन टुकड़ों को समेटने में वह अगर पूरी जिंदगी भी लगा दे तब भी नहीं समेट पाती। राखी के ससुर ने राखी से उसकी बेटी मांग ली। उसके ससुर ने कहा, मैं अपनी पोती को किसी और के घर पलने नहीं दे सकता। आखिर वह हमारा खून है और हमारे खून की परवरिश कोई और करे, यह मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं जीते जी यह नहीं देख सकता। और वैसे भी हमारे इतनी जमीन जायदाद की इकलौती वारिस रिद्धिमा ही तो है। अगर कोई और वारिस नहीं होगा तो इस जमीन जायदाद का क्या फ़ायदा? राखी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वे लोग उसे खुशियाँ दे रहे हैं
या उसकी बची खुची जो खुशियाँ उन्हें छीन रहे हैं। राखी ने अपने कलेजे को थाम कर कहा, आप मुझसे मेरी बेटी नहीं, मेरी जिंदगी मांग रहे हो। मेरी बेटी कोई चीज़ नहीं है जिसे उठाकर मैं किसी को भी दे दूँ, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। राखी ने अपने सास ससुर और उसके आगे झोली फैलाकर खड़े हो गए। राखी के सास ससुर कहने लगे, बेटी हमारी झोली में रिद्धिमा को डाल दो। राखी करे तो क्या करे, वह बर्फ की सी सिल्ली की तरह जम गई। आखिर रिद्धिमा उनका खून थी, वह केवल अपना तो नहीं सोच सकती थी। राखी ने कहा, जब तक शादी नहीं होती तब तक रिद्धिमा को मैं अपने पास रख सकती हूँ। तब उसके सास ससुर बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। उसकी सास ने भी करुणा और भावुकता से कहा, बेटी को तो पूरे जीवन भर का प्यार एक साथ देना चाहती हो राखी, इसलिए उसने एक पल के लिए अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं किया। शादी का दिन आ गया कि कहीं या यूं कहिए कि माँ का बेटी से बिछड़ने का दिन आ गया। सादा सिंपल तरीके से शादी संपन्न हुई। अब दोनों माँ बेटियों को अपने अपने रास्ते जाना था। राखी के सास ससुर राखी को आशीर्वाद देकर रिद्धिमा को अपने साथ ले जाने लगे, मगर राखी की आंखों से आंसू की झड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके जिस्म से सांसें खींच रहा हो। ऐसे ही रिद्धिमा का रो रो कर बुरा हाल था। राखी ने रिद्धिमा के पास आकर उसे गले लगाकर कहा, मेरी गुड़िया तू हमेशा खुश रहना, खूब पढ़ना लिखना, अपना और अपने दादा दादी का खूब नाम रोशन करना। और उसने एक चुनरी रिद्धिमा को उड़ाते हुए कहा, ये चुनरी बेटा अपने पास रखना, हमेशा इस चुनरी के रूप में तेरी माँ हमेशा तेरे पास रहेगी। जब भी तुझे मेरी याद आए इस चुनरी को ओढ़ लेना, तुझे मेरे होने का एहसास होगा। रिद्धिमा अपनी माँ से चिपक कर कहने लगी, माँ मैं रोऊंगी नहीं, मैं रोऊंगी घर पे तो मुझे कौन चुप कराएगा, मुझे लोरी देकर कौन सुलाएगा, और मेरे रूठने पर मुझे कौन मनाएगा। ऐसे कहते कहते दोनों माँ बेटी एक दूसरे से ऐसे चिपक गईं जैसे फेविकॉल से चिपक जाता है। दोनों को बड़ी मुश्किल से अलग किया गया। फिर दोनों आंसुओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपने अपने रास्ते चल पड़ी। भले ही इस जमाने में उनकी दुनिया अलग कर दी हो, पर उनके दिल कभी भी अलग नहीं हुए थे। दोनों के दिन अब एक दूसरे के इंतजार में कटने लगे। रिद्धिमा हर रोज खिड़की पर खड़ी होकर अपनी माँ का इंतजार करती रहती और राखी अपनी बेटी की फोटो सीने से चिपका कर उसका इंतजार करती रहती। ऐसे ही दिन गुजरते गए, दिन गुजरे, महीने गुजरे, फिर साल गुजर गए। रिद्धिमा अब जवान हो चुकी थी। इंटर पास कर लिया था रिद्धिमा ने। बचपन से जवानी तक का सफ़र तय करने में इतने समय के अंतराल के बाद भी वह एक पल भी अपनी माँ को नहीं भूली थी। उसके दिल, दिमाग और आंखों में केवल अपनी माँ से बिछड़ने वाला मंजर ही घूमता रहता था। एक दिन अपनी माँ की यादों में खोई हुई वह संदूक खोल बैठी जिसमें उसकी माँ की यादों का बसेरा था। उसमें उसकी माँ के जीते हुए मेडल और सर्टिफिकेट थे और एक डायरी जिसमें उसकी माँ के सपनों का जिक्र था। रिद्धिमा ने डायरी को पढ़कर अपने सीने से लगाकर मन ही मन ऐसा महसूस किया जैसे अपनी माँ के सीने से लग गई हो। रिद्धिमा ने अपनी माँ के सपनों को ही अपना सपना बनाने की मन में ठानी। वो सपना था डॉक्टर बनने का। रिद्धिमा को डॉक्टर बनना था क्योंकि उसकी माँ की जो राखी थी वह भी अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर बनना चाहती थी। अब उसने इस सपने को अपना सपना बना लिया। इसके लिए उसे बाहर पढ़ने जाने की ज़रूरत थी, जिसके लिए उसने अपने दादा दादी से इजाज़त मांगी। पहले तो उन्होंने अपनी इकलौती पोती को खुद से दूर करने में आनाकानी की, मगर उसकी जिद के आगे उन्हें दिल पर पत्थर रखना ही पड़ा। रिद्धिमा ने दिल्ली के बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिशन ले लिया और मन लगाकर पढ़ने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपनी मंजिल के करीब होती जा रही है। उसकी मंजिल थी उसकी माँ। उसके हॉस्पिटल के पास ही आर्मी का हेडक्वार्टर था, जहाँ से जवान इसी हॉस्पिटल में इलाज करवाने आते थे। एक बार एक घायल जवान को इसी हॉस्पिटल में लाया गया। उसका नाम लोकेश था। रिद्धिमा ने उसकी देखभाल करते करते रिद्धिमा और लोकेश की दोस्ती हो गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें खुद ही पता नहीं चला। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से कॉफ़ी शॉप पर मिलने लगे, कभी कभी अपने वर्क पैलेस पर भी मिलने लगे। एक दिन कॉफ़ी की चुस्कियां भरते भरते रिद्धिमा ने लोकेश से उसके परिवार के बारे में पूछा, तो लोकेश ने बताया कि मेरा घर हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है
और परिवार के नाम पर मेरी माँ के सिवा कोई और नहीं है। वैसे तो समाज के रिश्ते से वह मेरी मामी लगती है, मगर उन्हीं ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए वो मेरी माँ से भी बढ़कर है और मैं उसे माँ ही कहता हूँ। बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए थे, उसके बाद मुझे मेरे मामा ने संभाला और मामा के बाद मामी ने। रिद्धि माँ कहने लगी, मामा के जाने के बाद क्या? तब क्या मतलब है? लोकेश ने कहा, हाँ, मेरे मामा आर्मी में थे जो देश के लिए शहीद हो गए। वैसे मामी जब से आई है चुप चुप सी रहती है, मगर मामा के जाने के बाद तो वह बिल्कुल ही शांत हो गई है। बस एक बच्ची का फोटो अपने सीने से लगा कर रखती है और मेरी गुड़िया बस यही 2 शब्द बोलती है। मुझसे अब उनकी हालत देखी नहीं जाती। आस पड़ोस वाले सभी उसे पागल कहते हैं, लेकिन मेरी माँ पागल नहीं है, बस हालात की मारी है। जिस दिन उस फोटो वाली बच्ची का पता चल जाएगा, उस दिन शायद माँ की हालत में सुधार हो जाएगा। रिद्धि माँ कहने लगी, मगर वो बच्ची कौन है? लोकेश कहने लगा, मुझे बस इतना ही पता है, वो उनकी बच्ची जो है उनकी बेटी है और उनकी पहली शादी कहीं और हुई थी। रिद्धि माँ का माथा ठनका। उसे इन सब बातों में कुछ अपनेपन की खुशबू आने लगी। उसने लोकेश से कहा, क्या मैं तुम्हारी माँ से मिल सकती हूँ? क्या तुम अपनी माँ से मुझे मिला सकते हो? लोकेश ने कहा, क्यों नहीं, जरूर। 1 महीने बाद मैं माँ से मिलने के लिए छुट्टी लेकर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मेरे साथ चलना। रिद्धि माँ कहने लगी, नहीं, ऐसे जाने से तो मेरे दादा दादी नहीं मानेंगे। भले ही उन्होंने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, पर वो मैं उनसे इसकी बिना इजाज़त के मैं उनके बिना कहीं कोई काम नहीं करती हूँ। लोकेश ने कहा, होना भी ऐसा ही चाहिए, अपनी बड़ों की इजाज़त लेकर ही कहीं आना जाना चाहिए। फिर ऐसा करता हूँ, मैं उन्हें इधर ही ले आऊँगा। रिद्धि माँ कहने लगी, ये ठीक रहेगा, उनका यहाँ पर इलाज भी हो जाएगा और मैं उनसे मिल भी लूँगी। 2 महीने बाद लोकेश घर की छुट्टी काट कर आया और साथ में अपनी माँ को लेकर आया। वह अपनी माँ को मिलवाने के लिए रिद्धि माँ के हॉस्पिटल गया। अपनी माँ को बाहर हॉल में बैठाकर रिद्धि माँ के कैबिन में उसे खबर देने पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्य से रिद्धि माँ अपने कैबिन में नहीं थी। अचानक से हॉल की तरफ से कुछ टूटने की आवाज़ आई। लोकेश हॉल की तरफ दौड़ा तो उसी वक्त बाहर की तरफ से रिद्धि माँ भी आ गई। रिद्धि माँ ने देखा, एक औरत नीचे बैठी कांच के टुकड़ों में से एक तस्वीर निकाल रही थी। रिद्धि माँ ने यह देखकर उस औरत के हाथों को पकड़ा और कहा, जरा संभल कर अम्मा जी, कहीं कांच ना लग जाए। फिर वह तस्वीर निकालने लगी तो उसने झट से उस औरत की तरफ देखा। वह अपनी खुशी को संभाल नहीं पाई और अचेत होकर गिर पड़ी। तभी लोकेश ने आकर उसको थाम लिया और उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। बाद में लोकेश ने अपनी माँ का चेकअप करवाकर उसे दवाई वगैरह दिलवाकर उसे अपने एक रिश्तेदार के साथ गांव भेज दिया। रिद्धि माँ को अगले दिन ही होश आया। उसने लोकेश और अपने दादा दादी को अपने सामने पाया तो रिद्धि माँ ने अपने दादा दादी की ओर देखते हुए कहा, आप दोनों यहाँ? तो उसके दादा दादी ने कहा कि हमें लोकेश ने बुलाया है, इन्होंने ही तुम्हारी हालत के बारे में हमें बताया था। लोकेश कहने लगा, मैं तुम्हारी ऐसी हालत देखकर डर गया था कि ऐसा क्या हो गया था तुम्हें। तब रिद्धि माँ कहने लगी, तुम्हारी माँ कहाँ है? लोकेश ने कहा, उसे तो मैंने गांव भेज दिया। रिद्धि माँ ये सुनकर फिर से टूट गई। 1 हफ्ते बाद रिद्धि माँ की हालत में कुछ सुधार हुआ। अब तो रिद्धि माँ अपनी माँ से मिलने के लिए ऐसे छटपटाने लगी जैसे जल बिन मछली। अपनी माँ के पास रहने का उसे एक ही रास्ता नजर आ रहा था, वह था लोकेश से शादी। उसने लोकेश और अपने दादा दादी से इस शादी के लिए हामी भरवा ली। लोकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले तो रिद्धि माँ 1-2 साल बाद शादी करने की बात कह रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? शादी बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मंदिर में हुई। रिद्धि माँ के दादा दादी तो अपनी इकलौती पोती की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे, मगर रिद्धि माँ को अपनी माँ के पास जाने की बड़ी जल्दी थी। उसने शादी से पहले किसी को कुछ नहीं बताया। रिद्धि माँ ने शादी में वही चुनरी ओढ़ी जो उसकी माँ ने उसके लिए अपने हाथों से सजाई थी। रिद्धि माँ विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। लोकेश अपनी माँ को नई बहू का स्वागत करने के लिए अंदर लेकर आया तो उसकी माँ ने जैसे उस चुनरी को ओढ़े घूंघट में रिद्धि माँ को देखा तो वह रोते रोते चिल्लाने लगी, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया। इधर रिद्धि माँ ने जैसे घूंघट उठाया, उसकी आंखों में बिन मौसम के मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसने अपनी माँ को सीने से लगाकर कहा, हाँ माँ, तुम्हारी गुड़िया। दोनों माँ बेटी ने एक दूजे को पहचान लिया और गले लगकर कई वर्षों की जो तपिश थी वो ठंडी हो गई।
लोकेश सब समझ चुका था। रिद्धिमा का माँ को देखकर अचेत होना, उससे शादी करने का कारण। रिद्धिमा की माँ राखी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। रिद्धिमा ने अपनी माँ की बहुत सेवा की। उसकी माँ ने उस पर अपना सारा प्यार लुटाया। माँ बेटी बिछड़ती जरूर हैं, मगर बेटी की शादी के बाद और उसके बाद भी मिलना जुलना चलता ही रहता है। मगर जीते जी ऐसा बिछड़ा किसी भी माँ बेटी को नसीब ना हो, जैसे रिद्धिमा और राखी बिछड़ी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।